नमस्कार। सूत्रों की माने तो आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम लेकर आ रहे हैं सारी वो बातें जो आपको हो सकता है कि अखबारों में, टीवी में सुनने को ना मिले, देखने को ना मिले, पढ़ने को ना मिले, लेकिन वो सारी बातें जो आपके लिए जानना भी शायद जरूरी है। जैसे अब यही सवाल मारिया उठ रहा है कि क्या होगा गांधी हर्षा का। मैम आई नहीं है, आज हमारे साथ खास मेहमान है, जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ आई हुई है, और हमारी वरिष्ठ सहयोगी मारिया शकील तो हमारे साथ है ही है। और जो मैं बात कहना था कि सवाल ये उठ रहा कि क्या होगा गांधी का। हम राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की बात नहीं कर रहे, वरुण गांधी की उनको लेकर सस्पेंस बना ही हुआ है कि अमेठी रायबरेली से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। लेकिन जो बीजेपी के अपने गांधी हैं, मेनका गांधी, वरुण गांधी, इनका क्या होगा, इस पर अभी तक चर्चा चल रही है। बीजेपी की हो सकता है कि आज या कल में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो, और जो पीलीभीत की सीट है मारिया, उस पर बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवार नहीं किया। इस बीच समाजवादी पार्टी ने कल अपना पीलीभीत में उम्मीदवार दे दिया, लेकिन आज ये खबर आ रही कि अगर वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, यानी अगर बीजेपी ने टिकट नहीं देती, तो फिर हो सकता है कि हम अपना उम्मीदवार वापस कर लें। और ये भी खबर इस बीच आई थी कि जो वरुण गांधी के वहां पर इलेक्शन एजेंट हैं, उन्होंने कल नॉमिनेशन पेपर्स के 4 सेट खरीद लिए, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी से उनको टिकट मिले। और अखिलेश जी, ये भी खबर है कि सुल्तानपुर या पीलीभीत, दोनों में से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी शायद मिल सकती है। मेनका को मिलेगी या वरुण गांधी को मिलेगी। और कुछ दिनों में अगर आप देखिए तो पिछले कुछ महीनों में और या इनफैक्ट सालों से वरुण गांधी की बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान आते रहे हैं, और वो भी डायरेक्ट अटैक करते रहे हैं सेंट्रल लीडरशिप ऑफ द बीजेपी को। तो क्या उस बयान के बावजूद अगर फील्ड किया जाता है तो बीजेपी का क्या कैलकुलेशन होगा, वो इंटरेस्टिंग होगा। और ये अभी इंडिकेशन नहीं है कि दोनों माँ बेटे को मिलेगा टिकट, शायद एक को मिले या दोनों को ना मिले। ये भी संभावना है कि हो सकता है कि दोनों में से एक को ही मिले। यही भी संभावना है कि दोनों को मिल जाए, क्योंकि बीजेपी ने जो अपनी पहली सूची दी थी जिसमें यूपी के नाम आए थे हर्षा, उसमें उन्होंने सारे जो 41 सांसद अभी हैं सबको रिपीट कर दिया। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी कोई चांस नहीं लेना चाहती है। कमोबेश यही स्थिति बिहार में भी है, जहां पर माना जा रहा है कि बिहार में भी 1-2 को छोड़ करके बीजेपी अपने सारे जो अभी सिटिंग एमपी है उनको रिपीट करेगी। तो इसीलिए ये सवाल उठा है। लेकिन गाजियाबाद की जैसे सीट है, वीके सिंह का क्या होगा, ये भी एक प्रश्न उठ रहा है। और जो एक सवाल हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे मारिया, वो ये है कि बीजेपी की जो तीसरी सूची है उसमें देरी क्यों हो रही, क्या कारण है जिसके चलते ये देरी हो रही है। लंबी लंबी मीटिंग चल रही है। परसों रात को 11:30-12 बजे तक जेपी नड्डा, पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह की मीटिंग हुई। इसके बाद वो 11:30 बजे रात को बीजेपी ऑफिस आए अमित शाह और जेपी नड्डा। फिर उसके बाद देर रात तक जो कोर ग्रुप की बैठक चलती रही। तो इसमें देरी क्यों हो रही, क्या कारण आपको समझ में आ रहा है? और खासकर मानिया, मैं बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि राजस्थान का तो फर्स्ट फेज में चुनाव है, 19 से तो इलेक्शन शुरू है और अभी तक लिस्ट ही आउट नहीं है। अच्छा मैम और अखिलेश जी, 265 से ऊपर कैंडिडेट्स भाजपा ने डिक्लेयर कर दिए हैं। फर्स्ट लिस्ट 195 की थी, उसके बाद 72 की लिस्ट थी सेकंड, और अभी थर्ड लिस्ट से पहले एक सीसी होने वाली है। शायद वो सीसी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग होती है भाजपा की, वो कल भी हो सकती है या परसों होगी। अखिलेश जी देखिए, अगर आप भाजपा को पता है कि जो 1-on-1 कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, जिसमें 1-on-1 बैटल है, जो भाजपा वर्सेस कांग्रेस है, वहां पे शायद वो इतना कंसर्न नहीं है। लेकिन जो 130 सीटें हैं जो साउथ की हैं, जिसमें अभी तय कर पा रही है भाजपा के कर लिया है भाजपा ने, जैसे पीएमके के साथ अलायंस हो गया है तमिलनाडु में। तो अभी सूत्र बता रहे हैं कि 15 से 20 सीटों पर भाजपा तमिलनाडु में कंटेस्ट कर सकती है। आंध्रा में टीडीपी के साथ अलायंस हो चुका है, तो वहां पर भी क्लैरिटी हो चुकी है। अब बताइए, राज ठाकरे आ गए हैं, तो क्या उनको भी चुनाव लड़ाया जाएगा या नहीं? तो अलायंस क्योंकि बन रहे हैं, इसीलिए ये डिले। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अभी तक सीटों का बंटवारा ही ना तो बीजेपी के सहयोगियों के साथ हुआ, ना ही कांग्रेस के सहयोगियों के साथ हुआ है। हर्षा, आपसे समझना चाहेंगे, राजस्थान में ये आयाराम गयाराम बहुत चल रहा है जी। अभी हमने देखा प्रहलाद गुंजल, जो बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, कोटा इलाके के, वसुंधरा राजे के बड़े करीबी भी हैं, वो आज बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके पीछे क्या गणित है, और क्या ये माना जा रहा है कि वो ओम बिरला को चुनौती देंगे, उनके खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे? और अगर ऐसा होता है तो कितनी बड़ी चुनौती है ये बिरला के लिए? देखिए, बिल्कुल अखिलेश और मारिया, सब राजस्थान में लोग ये कह रहे हैं कि इनको छू कौन लगा रहा है, जैसे हम कहते हैं ना कोलोकियल लैंग्वेज में, तो पीछे से छू कौन लगा रहा है इनको सबको। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर आप देखिए, राहुल कसवाहा चले गए, उनको टिकट दिया गया, और अब जैसे प्रहलाद गुंजल गए हैं, वो ओम बिरला के सामने तय है ये वो चुनाव लड़ेंगे। और ये जो है आयाराम गयाराम की जो बात कह रहे हैं, इसमें बीजेपी का भी अगर आप देखें, वो भी अपने जातिगत गणित को देखकर लोगों को लेके आ रही है, खाली कांग्रेस नहीं कर रही है। महेंद्रजीत सिंह मालविया को लेके आया क्योंकि उनको लग रहा था हम ट्राइबल एरियाज में वीक है।
जाट वोट को लेकर वीक है, लालचंद कटारिया को लेकर आए हैं और अब लग रहा है कि उनको टिकट दिया जाएगा जयपुर रूरल से। जयपुर रूरल का टिकट अनाउंस नहीं हुआ है। दूसरा, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया बड़े स्टॉलवर्ड्स, उनका क्या होगा? सतीश पूनिया को हरियाणा इंचार्ज बना दिया है। इसका मतलब ही इज नॉट गोइंग टू फाइट द इलेक्शन, इट्स क्वाइट क्लियर। इसका और मानवेंद्र सिंह जसोल 2 बार आके मिले हैं यहाँ पर, हमें पता चला है तबियत ठीक नहीं है, फिर भी दिल्ली आए हैं, मिले हैं यहाँ पर, कहीं उनको राजसमंद की टिकट तो नहीं मिल जाए। इसका मतलब राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया सूत्र हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो पुराना नहीं, मानवेंद्र का तो अभी एक्सीडेंट भी हुआ था जी बिल्कुल, तो उनकी बेटी नहीं चाहती है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उनकी 2 मीटिंग हुई है। अच्छा, तो अगर राजेंद्र राठौड़ सतीश पूनिया को टिकट नहीं मिलता है तो ये बड़ी खबर है और इसकी बहुत ज्यादा चर्चा है अखिलेश अभी। बिल्कुल। सतीश पूनिया का तो एक जो ट्वीट भी आया था, बड़ा क्रिप्टिक ट्वीट था, उसमें वो क्या कहना चाह रहे थे समझ में नहीं आया। और आज उनको आंध्र प्रदेश का हरियाणा का इंचार्ज बना बना दिया है। और कुछ दिनों पहले वो जम्मू भी गए थे, वहां पर भी वो मीटिंग वगैरह करके आए। तो ऐसा लग रहा है कि उनको संगठन के काम में डाला जा रहा है और शायद जो उनकी उम्मीदें थी कि वो लोकसभा का चुनाव लड़े, इसकी उम्मीद शायद पूरी ना हो पाए। तो ये एक दिलचस्प है, रिटायरमेंट फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स। बिल्कुल। और मोहम्मद गजाली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद गजाली, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कल ही अमित शाह ने ये इंडिकेशन दिया है कि अकाली दल के साथ बातचीत चल रही है, निगोशिएशन हो रहे हैं। ये पहली बार किसी बड़े नेता ने, बीजेपी के नेता ने इस बारे में खुलकर बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि ये इस बात का सवाल नहीं कि कभी हाँ कभी ना, बल्कि निगोशिएशंस होते हैं, सीटों के नंबर को लेकर के चर्चा चलती है राजनीति में, और वही चर्चा चल रही है। पंजाब में हालांकि चुनाव जो है काफी देर से होना है, तो शायद ये भी एक एडवांटेज है कि अभी ठीक है, आप ठंडे बस्ते में भी डाल दीजिए, बाद में बात कर लीजिएगा। तो ये पहले आप बताइए कि बीजेपी अकाली के बीच में क्या संभावना लग रही है, हो सकता है अलायंस या नहीं, उसके बारे में आपसे पूछेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में क्या फिर से संभावना बन रही है साथ आने की, या कुछ उसमें भी कुछ होता है दिखता है नहीं, वो बाद में, लेकिन पहले बीजेपी अकाली का बता दीजिए। का गठबंधन होना तय है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सीट शेयरिंग से पहले जो कुछ मुद्दे हैं, जो अकाली दल के कोर पॉलिटिक्स के इशू हैं इस स्टेट में, जिनके बिना अकाली दल नहीं रहेगी, जैसे सिखों के कुछ मसले हैं कि कुछ ऐसे सिख कैदी हैं जिनके ऊपर आतंकवाद के आरोप लगे, उसके वो सजा याफ्ता हैं, आरोप के अलावा उनके ऊपर सजा भी उन्होंने पूरी कर ली, कई सालों से जेल में है, और उनकी रिहाई को लेकर एक बहुत बड़ा मूवमेंट पंजाब में कई सालों से चल रहा था। उस स्पेस को कैप्चर करने के लिए अकाली दल सामने आई, क्योंकि उनके पास और कोई इशू नहीं है। वो विधानसभा के 2 चुनावों से विपक्ष में है, 2017 में भी हार गए, 2022 में भी हार गए। तो अब उनके पास भाजपा के साथ हाथ जोड़ने का या हाथ मिलाने का या गठबंधन करने से पहले लोगों के पास जाने के लिए उनके पास कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन के टाइम आपने गठबंधन यही बोल के तोड़ा था कि किसानों के लिए हम ये गठबंधन तोड़ रहे हैं या सरकार से बाहर आ रहे हैं। तो अब जब आप दोबारा हाथ जोड़ेंगे तो इस बार 2 चीजें होंगी। पहली ये कि आप बहुत स्ट्रांग नहीं होंगे, अपर हैंड अब बीजेपी के पास होगा, तो सीट्स की निगोशिएशन के में भी पहले यहाँ पर पंजाब में जो है अकाली दल बिग ब्रदर होता था, लेकिन इस बार जिस तरह की परिस्थिति लग रही है, भाजपा जो है वो बड़े भाई का रोल अदा कर सकता है। सीटों के बंटवारे पर जो है अक्सर बॉर्डर बेल्ट, जो गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर एससी और हिंदू बेल्ट जिसको हम कह सकते हैं, जहां वोट बैंक ज्यादा होती है, वहां पर भाजपा का फोकस रहता था। लेकिन इस बार भाजपा जरूर कोशिश करेगी कि जो पंजाब का सेंट्रल पंजाब है, जिसमें मालवा बेल्ट जिसको हम कहते हैं, जहां किसान होते हैं या जहां से पंजाब के मैक्सिमम मुख्यमंत्री आ चुके हैं, भटिंडा, मानसा, पटियाला, संगरूर, इन इलाकों में जो लोकसभा की सीटें हैं उस पर भी भाजपा जरूर ये कोशिश करेगी कि वो भी हाथ आजमाए और सिर्फ अकाली दल का छोटा पार्टनर बनकर इस चुनाव में ना हो, क्योंकि उनके आगे की कोशिश भाजपा की ये भी होगी कि 2 साल बाद, 3 साल बाद यहाँ विधानसभा चुनाव है, तो सिर्फ इन 13 सीटों से तो भाजपा को केंद्र में सरकार बनाने में कोई बहुत मदद नहीं होगी, लेकिन जो वोट एक्सपेंशन है और अपनी पॉलिटिक्स को टेस्ट करने की जरूरत है, वो प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट यही लोकसभा चुनाव है, ताकि आप आगे जब इस गजाली, अगर इस बात की चर्चा करें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में क्या कोई इक्वेशन चेंज होने का संभावना है, क्योंकि अगर अकालीज और भाजपा साथ में आ जाएंगे तो क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी रीथिंक करेगी अपनी स्ट्रैटेजी? तो फिलहाल खुद रीथिंक कर रही है, क्योंकि जिन 5 कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट उन्होंने की है 13 में से, वो ज्यादातर सिटिंग मिनिस्टर्स हैं। अब दूसरी चीज जो अखिलेश जी भी सही बता रहे थे कि चुनाव जो है 1 जून को है, तो पूरे अप्रैल और पूरे, वो कहते हैं ना, पीक एट द राइट टाइम वाली बात,
तो अभी कोई रैली नहीं हो रही, कोई गठबंधन नहीं हो रहा, किसी पार्टी ने, दूसरी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। तो ये भी चर्चा चल रही है कि शायद जिन 5 उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाया है आम आदमी पार्टी ने, शायद उनके नाम पर रिकंसीडर करे। और सब लोग वेट एंड वॉच के मोड में हैं। सारी पार्टियां एक दूसरे के गठबंधन को देख रही हैं। सबकी नजर अकाली भाजपा के गठबंधन पे है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इंटरनल अलायंस के ऊपर भी नजर है कि शायद उनकी भी कोई अग्रीमेंट ना हो जाए मई जून पहुंचते कुछ मतलब कोई डेट नहीं दे सकते हैं कि किस वक्त तय हो जाएगा अखिलेश जी, क्योंकि भाजपा बीजेडी के साथ भी अलायंस की टॉक्स एकदम फाइनल स्टेज में है, अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। उसी तरह से अकालीस के साथ टॉक्स फाइनल स्टेज में है, अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो ये भाजपा इंतजार कर रही है, शायद फेज बाय फेज अनाउंसमेंट होगा। अब निहाल को देख सकते हैं, लेकिन इसमें निहाल पर जाने से पहले बात जरूर मैं जोड़ना चाहूंगा, जो बात मोहम्मद गजाली कह रहे हैं कि जो मांग इनकी है अकाली दल की, कि कुछ ऐसे लोग जो बंद हैं उनको छोड़ दिया जाए। मुझे लगता है कि बीजेपी को वो पूरा करने में बहुत परेशानी आएगी, क्योंकि उसको अगर आप करते तो जो आपका पूरा नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जो प्लैंक है वो हाथ से चला जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर कांग्रेस को, बाकी पार्टियों को मौका मिल जाता है बोलने के लिए कि आप वोटों के लिए आप समझौता कर रहे हैं। और मुझे लगता नहीं कि इस मुद्दे पर बीजेपी को समझौता करना चाहेगी। ठीक वैसे किसान के मुद्दे पर भी बीजेपी हो सकता है बस वही बात दोहरा दे कि ठीक है हम तो तैयार हैं वो 5 फसलों को लेकर के, आप वो 5 फसलें जो उनको एमएसपी दे देंगे गारंटी, बाकी आप जो धान है और गेहूं है उसको आप छोड़ दीजिए। तो वो उसके लिए किसान तैयार होंगे नहीं तो वो मुझे लगता है कि ये जो मुद्दे हैं ना, इन मुद्दों पर ज्यादा करके कोई फेसिंग फार्मूला वैसा बनता दिखेगा नहीं। अल्टीमेटली ले देकर के बात सीटों की संख्या पर ही आएगी कि पंजाब में बड़ा भाई कौन होगा, और अकाली दल कभी नहीं चाहेंगे कि बीजेपी की सीटें वहां पर ज्यादा उनको देनी हो। तो मुझे लगता है ये एक गतिरोध का मुद्दा रहेगा। अब निहाल का जैसा आपने कहा है, निहाल भी हमारे साथ जुड़ गए। निहाल, स्वागत है आपका। और आपसे यही समझना चाहेंगे कि दक्षिण जो है इस बार, वैसे तो कहा जाता है कि यूपी से होकर दिल्ली का रास्ता आता है, लेकिन इस बार जिस तरह से पीएम मोदी पूरा जोर लगा रहे हैं दक्षिण पर, पिछले 9.5 साल में 50 बार से ज्यादा बार दक्षिण भारत का दौरा कर चुके हैं। इस साल जनवरी से लेकर अभी तक 20 बार जा चुके हैं। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, लगातार एक के बाद एक दौरे, रोड शो, इससे पहले सरकारी परियोजना को उद्घाटन, शिलान्यास, ये सब किया। तो पूरा फोकस ये कि 131 सीटें में, जहां पर अभी आज बीजेपी के पास 28 सीटें हैं, इस संख्या को बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, ये एक बड़ी चुनौती रहेगी बीजेपी के सामने। देखिए, उत्तर भारत में बीजेपी ने जितना अच्छा प्रदर्शन 2019 में किया था मोदी मैजिक की वजह से, तो एक बात तय था कि अब अगर विस्तार की संभावना है तो वो दक्षिण में ही है। और दक्षिण में ही इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का पूरा फोकस दक्षिण में है। दक्षिण के खास करके जो 3 राज्य हैं उन पर, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और साथ में तमिलनाडु। बहुत ज्यादा उम्मीद है बीजेपी को इस बार कर्नाटका से भी और खास करके तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, क्योंकि तेलंगाना में इस पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो उसके अंदर आप 2019 के चुनाव को अगर आप देखें तो वहाँ टीआरएस, बीजेपी, कांग्रेस सब अलग अलग लड़ रहे थे, लेकिन इस बार बीजेपी बनाम कांग्रेस वहां पर है तेलंगाना में। और पिछली बार 4 सीटें बीजेपी ने जीती भी थी तेलंगाना की। तो ऐसे में तेलंगाना से बहुत उम्मीद है और वहां पर ऐसा लगता है कि बीजेपी ने एक अच्छी पैठ अपनी बनाई है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी पर, जो कि पुराने साथी है बीजेपी के, उस पर, चंद्रबाबू नायडू पर बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। और इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्पेंसी की वजह से वाईएसआर कांग्रेस को लेकर के जगन रेड्डी के खिलाफ जो वहां पर थोड़ी एंटी इनकम्पेंसी है, इसका फायदा बीजेपी को भी मिल सकता है, टीडीपी को भी मिलेगा। हालांकि पिछली बार बीजेपी ने सभी लगभग 22-23 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, एक भी सीट वहां से आंध्र प्रदेश में नहीं जीती थी, जबकि 3 सीटें जीती थी टीडीपी ने और 22 सीटें जीती थी इसने, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने। यहाँ पर इस बार एक जो बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखिए कि पहली 2014 में बीजेपी कन्याकुमारी की सीट जीती थी, वहां से पोन राधाकृष्णन जीते थे। और इस बार बीजेपी वहां पर तमिलनाडु और पौंडीचेरी की सीटों पर देखिए, कोयम्बटूर है, पुदुचेरी है, तेंकासी है, कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, इन सभी सीटों पर बीजेपी की दावेदारी इस बार मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से पिछले 1 साल के अंदर बीजेपी अध्यक्ष ने अभी पार्टी ज्वाइन की है, गवर्नरशिप से रिजाइन करके, वो साउथ चेन्नई पर क्यों एम्फेसाइज कर रही है? मुझे किसी ने बताया कि वो थुडुकली नहीं जाएंगी, जहां पर उन्होंने
कनिमोरी से पिछली बार हार गई थी। चुनाव लड़ा था। इस बार साउथ चेन्नई पे फोकस है, ऐसा क्यों भाजपा को लगता है कि एक सिटिंग गवर्नर को रिजाइन करवा करके इस तरह का चुनाव लड़ा? साउथ चेन्नई का जहां तक सवाल है, साउथ चेन्नई में उत्तर भारतीयों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा है, जहां तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक चेन्नई के दूसरे सीटों की अपेक्षा में, और इसीलिए वहां से उन्होंने इस सीट को प्रेफर किया। आपको याद होगा कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ था, वहां से भी बीजेपी ने एक सीट जीती थी। तो ये एक मजबूत गढ़ के तौर पर उभर रहा है बीजेपी के लिए, और शायद इसीलिए उन लोगों ने साउथ चेन्नई को चुना। निहाल, एक सवाल आपसे कर्नाटक के बारे में भी है। कर्नाटक में आज जिस तरह सदानंद गौड़ा, ईश्वरप्पा, इनके बगावती सुर सुनाई दे रहे हैं, क्या इससे बीजेपी का सिरदर्द बढ़ेगा आने वाले समय में? और दूसरा, जो शोभा का भी मामला हुआ कि उनका जो बयान आया, उसके बाद चुनाव आयोग को ये कहना पड़ा कि इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, FIR दर्ज हुई है, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा खासतौर से तमिलनाडु में? देखिए, शोभा करंदलाजे ने जो बयान दिया है, इसका सीधा असर बीजेपी के प्रोस्पेक्ट पे तमिलनाडु में पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए आप देखिए, जैसे ही शोभा करंदलाजे का बयान सामने आया, फौरन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने उसको जिस तरह से उछाला और जिस तरह से कैंपेन चलाया और वहां जिस तरह से उनको समर्थन मिला, तो निश्चित तौर पर ये तमिलनाडु के लिए, तमिलनाडु में बीजेपी के लिए एक परेशानी का सबब बनेगा। कर्नाटका में भी कई सारी सीटें हैं। आप कर्नाटका के अगर बेंगलुरु शहर को आप ले लें, तो बेंगलुरु शहर 40% कर्नाटक का है। उसके बाद सबसे बड़ी आबादी तमिलियंस की है। 2 पॉकेट्स यहाँ पर ऐसे हैं, खास करके आप अगर देखें बेंगलुरु जहाँ से PC मोहन खड़े होते हैं, उनके लिए यहाँ परेशानी खड़ी हो जाएगी। यहाँ के जो तमिल हैं वो नाराज हो गए हैं इस बयान के बाद से। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए हो गई है। और साथ ही साथ जहाँ तक विद्रोही तेवर का सवाल है, तो सदानंद गौड़ा आज पीछे हट गए। आज उन्होंने ये ऐलान किया कि अब वो बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे। तो बीजेपी उनको बनाने में कामयाब हो गई है। लेकिन ईश्वरप्पा नाराज है। लेकिन इसमें एक और बात ये हो गई है कि सोमन्ना, जो कि एक मजबूत लिंगायत नेता है, उनको बेंगलुरु से भेजा गया है तुमकुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। और वहां से बीजेपी के जो स्थानीय नेता है वो उनका विरोध कर रहे हैं कि एक बाहरी शख्स को क्यों बीजेपी ने भेजा। तो ये बीजेपी के लिए एक चुनौती है। तो यहाँ पर इस तरह की जो छोटी मोटी बातें हो रही है, कहीं ना कहीं कई सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छा, आप भी कुछ पूछिए निहाल से। जी, और निहाल, दूसरा जो आप कह रहे थे कि बाकी लोगों का है, यहाँ पर राजस्थानी भी बहुत है। हाँ। बैंगलोर में करीब 25 लाख करीब है। कर्नाटक में, नॉट ओनली बैंगलोर, हिंदी के अखबार में बहुत चलते हैं। जी, बिल्कुल। और हम देखते हैं कि राजस्थान के नेता बहुत जाते हैं वहां पे कैंपेन करने। उनकी डिमांड रहती है हर इलेक्शन में, चाहे आपका ये कर्नाटक का स्टेट असेंबली इलेक्शन हो या लोकसभा इलेक्शन हो, बड़े बड़े नेता राजस्थान से जाते हैं वहां पर कैंपेन करने के लिए। देखिए, पूरे कर्नाटका में जो राजस्थानी समाज का प्रेजेंस आपको मिलेगा। मारवाड़ी बहुत है सभी जगहों पे, बहुत सारी जैन भी आपको मिलेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसंट्रेशन है वो बेंगलुरु सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। और इसलिए यहाँ पर जो भी बड़े नेता आते हैं राजस्थान के, वो बेंगलुरु सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी के नेताओं से जरूर मिलते हैं और सब उनके साथ एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं। तो इसका एक बड़ा असर अगर वो यहाँ आते हैं यहाँ पे, तो बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, सब लिए कैंपेन यहाँ पे होता है। तो बेंगलुरु सेंट्रल जहाँ से PC मोहन जीतते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा कॉन्सेंट्रेशन है मारवाड़ियों का, जैनियों का और जो राजस्थान के जो व्यापारी हैं उनका। और इसलिए ये कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ बेंगलुरु शहर के लिए। बिल्कुल। चलिए, अब हम इस कॉन्वर्सेशन को रैप अप करते हैं अखिलेश जी। और निहाल, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ सूत्रों के माने में जुड़े। लेकिन ये बता दें कि कितने ये शोभा करंदलाजे से सबसे ज्यादा नाराज कौन है, क्या सूत्र बता रहे हैं आपको? देखिए, शोभा करंदलाजे को लेकर के जो नाराजगी है बीजेपी के अंदर बहुत ज्यादा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ऐसा माना जाता है कि वो येदियुरप्पा के करीब हैं। और येदियुरप्पा का जो परिवारवाद को लेकर के जो यहाँ पर हंगामा शुरू हुआ है, जिसको कि ईश्वरप्पा ने आगे बढ़ाया, आज बगैर नाम लिए हुए सदानंद गौड़ा ने भी कहा कि उनका मकसद है कि जो कर्नाटका बीजेपी है उसमें से परिवारवाद जैसी चीजों को खत्म करना। इसी से जोड़ करके शोभा करंदलाजे को देखा जा रहा है कि ईश्वरप्पा का ये मानना है कि येदियुरप्पा ने शोभा करंदलाजे का नाम आगे बढ़ाया, उनके नाम को पीछे कर दिया और इस वजह से उनको टिकट नहीं मिला। इससे वो नाराज चल रहे हैं। तो शोभा करंदलाजे को अब देखिए, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल दिया गया है। उनको बेंगलुरु नॉर्थ से टिकट दिया गया है, जहां से सदानंद गौड़ा को टिकट मिल रहा था। तो सदानंद गौड़ा इससे नाराज हो गए। तो शोभा करंदलाजे को वजह से इसलिए बीजेपी के अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी।
लेकिन जाते जाते निहाल थोड़ा संक्षेप में ये बता दीजिए, जो सदानंद गौड़ा बात कह रहे हैं कि वो बीजेपी का शुद्धिकरण करना चाह रहे हैं, बीजेपी में रहकर बीजेपी को शुद्ध करेंगे, इसका क्या मतलब है, कैसे करेंगे वो शुद्ध? देखिए, उन्होंने इशारों में बहुत सारी बातें कर दी। उन्होंने पहली बात यह कही कि आज सीटी रवि को टिकट नहीं मिला, सीटी रवि नाराज है, ईश्वरप्पा का नाम उन्होंने लिया। उसके बाद तो एक तरह से वो ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक खेमा जो येदियुरप्पा का विरोध शुरू से यहाँ पे करता रहा है, उस खेमे के साथ वो खड़े हुए दिख रहे हैं, जिनका ये मानना है कि यहाँ पर येदियुरप्पा के बाद उनके बेटे को कमान दे दी गई बीजेपी की, यानी कि येदियुरप्पा परिवार का जो शैडो है वो बीजेपी से हट नहीं पा रहा है और इसको हटाना चाहते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं उनका ये कहना था कि येदियुरप्पा उसके परिवार का जो शैडो है बीजेपी पे उसको हटाना चाहते हैं। लेकिन चीज नहीं भूलना चाहिए कि अगर वो मुख्यमंत्री यहाँ पर बने थे तो अखिलेश जी, आपको याद होगा कि सिर्फ और सिर्फ येदियुरप्पा की वो पसंद है, इसीलिए उनको यहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन आज वो येदियुरप्पा का विरोध कर रहे हैं, राजनीति इसी का नाम है, शायद मौका दे करके तो सभी राजनेता और राजनीतिक ठीक है निहाल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सूत्रों की माने तो में। और हमारे मेघा से विदा लेनी चाहिए दर्शकों से। आज हर्षा जी, आपका खास तौर से धन्यवाद कि आप जयपुर से यहाँ पर आई हैं और वो मावे की कचौरी लाना आप भूल गई, अगली बार आए तो प्लीज लेके आइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सूत्रों के माने में इतना ही, नमस्कार।